हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एक बार फिर से यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए रीजनिंग की एक इम्पोर्टेंट क्लास देखने वाले हैं। दोस्तों आज की क्लास में हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहने वाला है। दोस्तों यदि आपने पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप पिछले प्रैक्टिस सेट को भी देखिए, जो कि पहले प्रैक्टिस सेट में आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछे गए थे 2019 के में, उसमें हमने सारे के सारे क्वेश्चन आपको वहां पर करवाए हैं। इसके अतिरिक्त आज की इस क्लास में हम देखेंगे एक बार फिर से रीजनिंग का जो 2018 में पेपर हुआ था उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरह के पैटर्न से आपके आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसलिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस क्लास में रीजनिंग को हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक एवं बेहतरीन तरीके से समझेंगे। कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 को आप देख रहे हैं, कलम पेंसिल और कागज। दोस्तों ये बेन आरेख का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है कि कलम पेंसिल और कागज के बीच में कौन सा बेन आरेख बनेगा। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, असंगत की पहचान कीजिए। यहाँ पर दोस्तों कहा है कि असंगत की पहचान करो। यहाँ पर 4 आपको आकृतियां दी गई हैं, इनमें से जो एक आकृति है वो विषम है यानी असंगत है, तो उसी आकृति को हमें यहाँ पर छांटना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की। ठीक है, आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोग एक बार से इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखो यदि दोस्तों आपको इस क्लास की पीडीएफ से पढ़ना है, अगर आप चाहते हैं इस क्लास की पीडीएफ से पढ़ें, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। हम वहाँ पर आपको प्रतिदिन पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं और क्लास से संबंधित नोट्स भी वहाँ पर आपके डेली के बेसिस पर उपलब्ध होते हैं। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो कहा है हमसे यहाँ पर कलम पेंसिल और कागज। कलम पेंसिल और कागज में प्यारे दोस्तों सही बेन आरेख कौन सा हो जाएगा, हमें ये बताना है। तो देखो अगर कलम की बात करते हैं तो कलम क्या है, आप कहेंगे कलम एक मतलब जो पेन जिससे हम लिखते हैं वो कलम होता है, उसी प्रकार जिससे बच्चे लिखते हैं पेंसिल होती है, और कागज पर दोनों चीज़ों से लिखा जाता है। तो देखो सबसे पहले अगर बात करते हैं इस आरेख की, कलम पेंसिल तथा कागज की, तो तीनों लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तीनों के तीनों ये लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इसको आप लोगों को याद रखना है। तो ये कैसे हो जाएंगे, इसका जो आकृति बनेगा वो एक आपका किसके लिए, कलम के लिए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कलम K4 बना देते हैं। उसके बाद एक दोस्तों आपका P4 पेंसिल के लिए हो जाएगा, और एक आपका यहाँ पर कागज के लिए हो जाएगा, इस तरह से। तो तीनों के तीनों अलग आकृतियाँ दिखाई देंगी। कलम पेंसिल और कागज की तीनों आकृतियाँ अलग हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में इस तरह की आकृति दिखाई दे रही है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कहा है चित्र ए से लेकर ई। चित्र में ए से लेकर ई तक सबसे असंगत चित्र की पहचान कीजिए जब किसी दर्पण को ए बी पर रखा जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखो कहा है, यहाँ पर हमें दर्पण प्रतिबिंब पूछा है। यहाँ पर ए बी सी डी ई नाम के ये चित्र दे रखे हैं, बी डी ई, उल्टा पी है, आर है। तो इस तरह का हमें क्या बताना है, दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो क्या बता सकते हैं, देखो ये ए और बी नाम का दर्पण रखा है। दर्पण में क्या होता है दोस्तों, जो अगर वस्तु इस साइड दाएं दिशा में है तो दर्पण के विपरीत जाकर के ये बाएं बन जाती है। मतलब क्या होता है, इसका आपका दायां बायां चेंज हो जाता है दर्पण प्रतिबिंब में, इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर इस आर को, तो जब ये दर्पण के उस तरफ जाएगा, जब उस तरफ जाएगा तो यहाँ पर आर कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह का आर इस तरह का दिखाई देगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद ये देखो ये नीचे पी बना है, तो पी हमारा कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह का। इसके बाद ई बना है उल्टा, तो ई हमारा सीधा दिखाई देगा। उसके बाद डी देखो, डी को क्या, डी कैसा बना है, डी भी उल्टा बना है, तो डी भी हमारा सीधा दिखाई देगा। बी भी उल्टा बना है तो बी भी सीधा दिखाई देगा। तो इस तरह का ये क्या बन जाएगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन कहा है चित्र ए से लेकर ई तक में सबसे असंगत चित्र की पहचान करिए। सबसे असंगत चित्र की पहचान करिए जो किसी दर्पण को ए बी पर रखा जाए, जब किसी दर्पण को ए बी पर रखा जाए। तो सबसे असंगत यहाँ पर क्या बन रहा है, आप बताइए इसमें सबसे असंगत क्या हो जाएगा, इसको आपको अच्छे से समझना है। देखो तो अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं, आपको गौर से समझना है। ये सारे के सारे जो लेटर हैं ये कैपिटल दे रखे हैं, जबकि यहाँ पर गौर से देखेंगे इधर दर्पण के साइड में ये बी स्मॉल दे रखा था। और दोस्तों इस स्मॉल बी को क्या करना है, यहाँ पर बनाएंगे
तो ये डी बन जाएगा। ये जो बी है ये बदलेगा तो क्या बन जाएगा, इस दिशा में डी बन जाएगा। लेकिन ये तो आर ई डी और बी एज इट इज रहे, लेकिन बी ये जो था ये परिवर्तित होकर क्या बन गया, डी बन गया। तो असंगत तो यही हो गया। तो असंगत कौन सा नंबर है, देखो ये छोटा सा डी लिखा हुआ है, गौर से समझो। हम जहां पर आपको ग्रीन सर्कल से बना रहे हैं ये आपका डी नंबर, तो जो डी नंबर में है वो विकल्प नंबर डी में है। विकल्प नंबर डी में डी नंबर का जो चित्र है ये असंगत है, क्योंकि सारे के सारे कैपिटल थे और ये परिवर्तित होकर सेम अक्षर बना रहे थे। लेकिन जब इस बी को हमने परिवर्तित किया तो इसने तर्पण के बाद क्या बना लिया, डी बना लिया, तो ये विषम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहा है, दिए गए शब्द युग्म एक विशेष संबंध साझा करते हैं। तो कहा है व्यायाम का संबंध अगर तंदुरुस्ती से है तो विकल्पों में से दिए गए शब्द युग्म में से कौन इसी प्रकार संबंधित संबंध को साझा करता है। तो देखो व्यायाम से अगर तंदुरुस्ती आती है, गौर से समझो मैं क्या कह रहा हूं। यहां पर देखो ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, इस तरह का संबंध बताना है। व्यायाम से क्या होता है, व्यायाम करने से प्यारे दोस्तों क्या होता है, तंदुरुस्ती आती है। उसी प्रकार बारिश करने से फसल आती है, ठीक है। अभ्यास करने से निपुणता आती है, धन से आनंद आता है, त्याग से सम्मान मिलता है। तो देखो यहाँ पर जो एग्जैक्टली उत्तर बनेगा ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है, ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। जिस प्रकार व्यायाम करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा, उसी प्रकार बार बार अगर आप रिवीजन करेंगे, बार बार अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, आप निपुण हो जाएंगे किसी चीज़ में। जैसे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आपका जो जीएस है या फिर रीजनिंग या हिंदी या मैथ, कोई आपका एक वीक सब्जेक्ट है, तो अगर आप उसमें बार बार अभ्यास करेंगे तो उसमें क्या हो जाएंगे, उस सब्जेक्ट में निपुण हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के अनुसार संबंध बनाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में हमसे कहा है, निम्न में से कौन सा त्रिक 316 125 से अधिक साम्यता रखता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें समान संबंध बताना है। क्या बताना है प्यारे दोस्तों, समान संबंध बताना है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो देखो सबसे पहले लिखा क्या गया है, इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पर 3, 3 के बाद 16, 16 के बाद क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो अगर आप इसको अच्छे से प्यारे दोस्तों देखेंगे, अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आप पाएंगे ये जो 3 है, इस 3 में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो आप कहेंगे 4 और इसका कर देंगे स्क्वायर, और इसी 3 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो हो जाएगा 5, तो इसका कर देंगे क्यूब। गौर से समझना है, पहली संख्या में 1 जोड़ने पर इसकी अगली संख्या और 2 जोड़ने पर अगली संख्या। गौर से समझो, अगर पहली संख्या में 1 जोड़कर स्क्वायर कर दें तो 16 और उसी संख्या में 2 जोड़कर क्यूब कर दें तो 125। अब एज इट इज संबंध बताना है किसका हो जाएगा। देखो 2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 3 का यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए, देखो नहीं दे रखा है मतलब गलत है। 5 में क्या है दोस्तों, 5 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 6 का स्क्वायर दे रखा है और 2 जोड़ेंगे तो 7 का क्यूब दे रखा है। तो मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा सेम सिमिलरिटी के साथ सामने आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। कैसे हुआ है गौर से समझो। देखो यहाँ पर मैं करूँ 5, संबंध किससे है, 36 से है, और किससे है, 343 से है, ठीक है, इस तरह से। तो मैंने क्या कहा था, मैं पहली संख्या में अगर 1 जोड़ दूं तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और अगर 2 जोड़ दूंगा और इसका क्यूब कर दूंगा तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। 5 में 2 जोड़ूंगा 7 का क्यूब है, उसी प्रकार 3 में 2 जोड़ा था, यहाँ पर +2 किया था और यहाँ पर +1 किया था, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर +1 करेंगे और यहाँ पर +2 करेंगे। तो एज इट इज सिमिलरिटी बन रही है ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा है, दिए गए 4 युग्मों में से कौन सा अलग युग्म है, पहचानिए। तो यहाँ पर आपको 4 युग्म दे रखे हैं प्यारे दोस्तों, 4 युग्म दे रखे हैं, इनमें से हमें अलग युग्म की पहचान करनी है। तो देखो यहाँ पर लिखा है, कंपनी कर्मचारी है, टीम खिलाड़ी हैं, वन वृक्ष हैं, समुद्र जहाज हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप बात करते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंपनी की। तो कंपनी में क्या होता है, कंपनी को चलाने के लिए क्या होता है, आपका कर्मचारी होता है, ठीक है। कौन होता है, कंपनी में कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं, तो कंपनी का हिस्सा होते हैं कर्मचारी। उसी प्रकार जो टीम बनाई जाती है, कोई भी टीम हो आपकी, कोई क्रिकेट की, कोई फुटबॉल की या वॉलीबॉल की, तो जो टीम होती है उसमें क्या होते हैं प्यारे दोस्तों, उसमें खिलाड़ी होते हैं। क्या होते हैं, टीम में खिलाड़ी होते हैं। आगे देखेंगे आप लोग वन, जो वन होते हैं, हमारे बड़े बड़े जंगल होते हैं, जंगलों में क्या पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं। गौर से समझना है, जंगलों में वृक्ष पाए जाते हैं, टीम में खिलाड़ी पाए जाते हैं और कंपनी में कर्मचारी पाए जाते हैं। तो बताओ समुद्र में जहाज पाए जाते हैं, क्या समुद्र में जहाज पाए जाते हैं? आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ठीक है, आप जल्दी से बताइए।
आप जल्दी से बताइए, समुद्र में जहाज पाए जाते हैं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। समुद्र में अगर देखा जाए तो जहाज नहीं मिलेंगे, ठीक है, जहाज नहीं मिलेंगे, तो ये इसका विषम उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। देखो, यदि अभी समझ में नहीं आया तो फिर से समझो। कंपनी में एक निश्चित मात्रा में कर्मचारी कार्य करते हैं, टीम में एक निश्चित मात्रा में खिलाड़ी होते हैं, और जो वन होते हैं, वनों में क्या होते हैं, कई सारे वृक्ष एक समूह के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। टीम में समूह के रूप में खिलाड़ी, कंपनी में समूह के रूप में कर्मचारी, लेकिन समुद्र में समूह के रूप में जहाज नहीं होंगे, तो यही विषम उत्तर है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन तो नहीं पढ़ा है, लेकिन अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा है दिए गए चित्र में प्रतिबिंब का उत्तर विकल्प चित्र में चयन कीजिए। तो दोस्तों बताना है यहाँ पर इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, कहा है दिए गए चित्र में प्रतिबिंब का उत्तर विकल्प चित्र में से चयन करिए। तो यहाँ पर हमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है प्यारे दोस्तों। क्या बताना है? दर्पण प्रतिबिंब बताना है। अगर जब हमसे दर्पण प्रतिबिंब पूछे और हमें दर्पण प्रतिबिंब में ये ना बताया जाए कि दर्पण कहाँ पर रखा है, तो आपको एक बात याद रखनी है, आपको हमेशा दर्पण को दाईं ओर मान लेना है। कहाँ पर प्यारे दोस्तों? आप लोग दर्पण को हमेशा दाईं ओर मान लेंगे यदि दर्पण के रखने का स्थान ना बताया जाए, ठीक है। इस तरह से हमेशा इसको क्या मान लेंगे? दर्पण को दाईं ओर मान लेंगे, ठीक है। अब देखो, दर्पण के जो नजदीक वस्तु होगी वो नजदीक रहेगी। ये एक कॉर्नर पर, गौर से समझो, यहाँ पर एक कॉर्नर पर तीर आया है, तो ये तीर आपका ऐसा रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक कॉर्नर पर तीर यहाँ से आया है, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह का ये चित्र बनेगा। गौर से समझो प्यारे दोस्तों, इस तरह का चित्र बनेगा। तो देखो, ये नीचे की ओर जा रहा है, ये वाला ऊपर की ओर जा रहा है। इसके जो चित्र हैं वो उल्टी दिशा में बन रहे हैं। देखो, ये सीधी रेखा है हमारी। गौर से समझो, मैं अगर यहाँ पर ग्रीन कलर ले लूँ तो देखो, ये हमारी सीधी रेखा है, उसी प्रकार ये सीधी रेखा है, लेकिन इसकी रेखा नीचे की ओर जा रही है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर बी, ए और डी सभी के सभी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों सी इसका सही उत्तर है, ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहा है निम्न समूह में से सबसे अलग कौन सा है? बताइए जल्दी, इस समूह में से सबसे अलग कौन हो जाएगा, ये बताना है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं इस समूह की अगर बात कर लेते हैं, तो गौर से समझना है प्यारे दोस्तों। आपको एक बात गौर से समझनी है। लिखा है मीटर, मील, फरलांग, एकड़ और यार्ड, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मीटर के बारे में, मील के बारे में, फरलांग के बारे में और यहाँ पर यार्ड के बारे में, तो ये चारों के चारों जो ऑप्शन हैं, ये चारों के चारों जो ऑप्शन हैं, गौर से समझो, मैं यहाँ पर सर्कल बना देता हूँ प्रत्येक में, ठीक है। ये जो चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पर नंबर दे रखे हैं, ये सभी के सभी दोस्तों किसके मात्रक हैं? लंबाई के मात्रक हैं। गौर से समझना है, मीटर, मील, फरलांग और यार्ड, ये लंबाई के क्या है प्यारे दोस्तों? मात्रक हैं, ठीक है, मात्रक हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में? अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एकड़ के बारे में, किसके बारे में? अगर बात करें एकड़ के बारे में, तो एकड़ होता है प्यारे दोस्तों क्षेत्रफल का मात्रक। किसका होता है? क्षेत्रफल का मात्रक होता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये इसका विषम उत्तर जो बनेगा वो एकड़ बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कहा है कि दोस्तों दिए गए 4 युग्मों में से सबसे अलग युग्म की पहचान कीजिए। यहाँ पर आपको 4 युग्म दे रखे हैं, इनमें से सबसे अलग युग्म बताना है, कौन सा हो जाएगा। देखो, लिखा है कि सामाजिक विज्ञान भौतिकी से संबंधित है, गणित बीजगणित से संबंधित है, विश्वविद्यालय हार्वर्ड से संबंधित है, फल केला से संबंधित है। तो आपको एक बात याद रखनी है, जो सामाजिक विज्ञान होता है, सामाजिक विज्ञान के अंदर कभी भी फिजिक्स नहीं पढ़ाई जाती है प्यारे दोस्तों। गौर से समझना है, जनरल साइंस के अंतर्गत, आपकी एसएसटी के अंतर्गत कभी भी भौतिकी नहीं पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो ये भौतिकी वाला जो उत्तर दे रखा है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका विषम उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। देखो कैसे विषम होगा, गौर से समझना है आपको। देखो, जो गणित होता है, गणित का ही एक हिस्सा होता है बीजगणित। गणित में पार्ट होते हैं 2, अंकगणित, बीजगणित। तो बीजगणित होता है गणित का हिस्सा। विश्वविद्यालय एक प्रकार में आप देखेंगे तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है आपकी इंग्लैंड की, ठीक है। उसके बाद फल को देखेंगे तो फल के अंतर्गत केला आता है, गणित के अंतर्गत बीजगणित आता है, विश्वविद्यालय के अंतर्गत हार्वर्ड आता है। लेकिन सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कहीं भी आपका भौतिकी यानी कि फिजिक्स नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 विषम है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। लिखा है सही विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित हो जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है। देखो, लिखा है लकड़ी खंड से संबंधित है। गौर से प्यारे दोस्तों इसको समझो। लिखा गया है लकड़ी को, किसको? लकड़ी को। तो लकड़ी किससे संबंधित है? आप कहेंगे सर खंड से संबंधित है। तो संबंध किसका बताना है? ब्रेड का बताना है।
ब्रेड का संबंध किससे हो जाएगा? देखो एक बात समझनी है आपको यहाँ पर, जो लकड़ी होती है, लकड़ी का जो टुकड़ा होता है, क्या होता है? लकड़ी का जो टुकड़ा होता है प्यारे दोस्तों, उसे खंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लकड़ी के टुकड़े को खंड कहा जाता है। उसी प्रकार जो ब्रेड का टुकड़ा होता है, छोटा सा ब्रेड का जो टुकड़ा होता है प्यारे दोस्तों, उसको स्लाइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लाइस कहा जाता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखो जो लकड़ी का एक भाग होता है उसे खंड कहते हैं, ब्रेड का एक छोटा सा भाग होता है उसे स्लाइस कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहा गया है, दिए गए, कहा है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को पहचानिए जो पहले चित्र का जल प्रतिबिंब हो। तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या बताना है? मिरर इमेज नहीं, अब की बार में वाटर इमेज बताना है। क्या बताना है? वाटर इमेज। तो वाटर इमेज में क्या होता है? मान लीजिए मैं यहाँ पर एक वस्तु रख देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर एक मैं सर्कल रख देता हूँ, तो इसके जो क्षैतिज बनेगा वो आपका इस तरह से क्या बन जाएगा? मिरर नहीं, वाटर इमेज बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस तरह से इस आकृति को बनाता हूँ तो ये वाटर इमेज में कुछ इसी तरह की दिखाई देगी। ठीक है, इस तरह से, तो ये बताना है। तो वाटर इमेज में क्या होता है? ऊपर जो जितने सतह के नज़दीक होगा वो उतने पहले ही दिखाई देगा। देखो आपने देखा होगा, आप जब अपने घर जाते हैं तो वहाँ पर आपके घर में एक टब होगा, पानी का टब होगा। तो आपने देखा होगा उसमें जब कभी कभी लोग क्या करते हैं, उसमें पानी में देखने लगते हैं अपने आप को। तो देखो जितने आप पानी के नज़दीक जाओगे उतने ही अच्छे दिखाई दोगे। ठीक है, कहने का मतलब है अगर मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ किसी वस्तु को, तो यहाँ पर अगर जल भरा हुआ है तो वो इतनी दूर पर सेम बराबर दिखाई देगी, अच्छी दिखाई देगी। तो देखो कहने का मतलब इतना सा है, जो ये सर्कल है, ये जो आपका स्क्वायर एक दे रखा है प्यारे दोस्तों, ये जो स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पर जब मिरर इमेज बनेगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में ही ऐसा जो स्क्वायर है कट, वो हमें दे रखा है। इसके अलावा किसी भी ऑप्शन में देखो स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर है लेकिन ये डार्क ज़्यादा है, यहाँ पर डबल स्क्वायर है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा है, दिए गए 4 चित्रों में से सबसे अलग चित्र की पहचान कीजिए। यहाँ पर आपको प्यारे दोस्तों 4 आपके फिगर दे रखे हैं, इनमें से जो विषम होगा उसकी पहचान करना है। कौन सा विषम है? तो दोस्तों गौर से समझो, यहाँ पर क्या है? आप कहेंगे यहाँ पर एक आकृति है और वो आकृति हमें प्यारे दोस्तों षटभुज जैसी दिखाई दे रही है। देखो मैंने डॉट बना दिए हैं, आप इन डॉट की जब संख्या काउंट करेंगे तो ये 6 आएगी। उसके बाद यहाँ पर प्यारे दोस्तों ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पर ट्राइंगल है और अगले सी नंबर वाले में क्या है? आपका पंचभुज है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में, तो यहाँ पर चतुर्भुज है। तो अब मेरी एक बात समझना है आपको, जो इसका विषम उत्तर है। देखो यहाँ पर क्या है? ट्राइंगल में 3 कॉर्नर होते हैं, तो देखो 3 ये क्या दे रखी हैं? आपकी आकृतियां दे रखी हैं अंदर। उसी प्रकार पंचभुज में 5 कॉर्नर होते हैं, तो देखो ये 5 आपकी आकृतियां दे रखी हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अब देखेंगे ऑप्शन नंबर डी को, तो देखो ये चतुर्भुज है, मतलब 4 कॉर्नर है, तो 4 लाइनें दे रखी हैं। कहने का मतलब है जितने कॉर्नर उतनी लाइनें होनी चाहिए। लेकिन जब ऑप्शन नंबर 1 को आप देखते हैं, यहाँ पर षटभुज तो है लेकिन जो लाइनों की संख्या है, यहाँ पर जो तीलियों की संख्या है वो केवल और केवल 4 आ रही है। तो ये इसका असंगत उत्तर हो जाएगा। वही तो पूछा है, असंगत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा घन बनाया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा घन बनाया जा सकता है, ये बताना है। तो दोस्तों अगर इस प्रश्न की हम बात करेंगे, इस प्रश्न की, तो दोस्तों सबसे पहले कहा है, इस तरह का जब भी आपको ओपन डाइस मिले, ओपन घन मिले, तो एक बात याद रखनी है, प्रत्येक तीसरी सतह इसकी क्या होती है? अपोजिट होती है। क्या होती है प्यारे दोस्तों? इसकी प्रत्येक तीसरी सतह अपोजिट होती है। एक बात अगर याद रखेंगे तो आपका प्रश्न अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो मैं कहना क्या चाहता हूं, यहां पर देखेंगे आप लोग, ये एक क्रॉस दे रखा है, इसकी तीसरी सतह कौन है? ये डार्क सर्कल। ठीक है, इसके अपोजिट हो जाएगा आपका डार्क सर्कल। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो हमारा डार्क सर्कल होगा वो हमारा अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, मैं यहाँ पर डार्क सर्कल को अच्छे से बना दूंगा। उसके बाद देखो यहाँ पर ये तो अपोजिट हो गए। अब देखो ये प्लस दे रखा है, ये जो प्लस दे रखा है इसके अपोजिट में क्या होगा? इसके अपोजिट में एक स्क्वायर हो जाएगा, याद रखेंगे, क्योंकि तीसरी सतह यही तो आ रही है। उसके बाद यहाँ पर हमने स्क्वायर बना दिया। ठीक है, ये स्क्वायर बना दिया। अब देखो और क्या अपोजिट आएगा? ये एक खाली वृत्त दे रखा है। क्या दे रखा है? एक खाली सर्कल दे रखा है, और खाली सर्कल के अपोजिट में ये एक स्क्वायर आएगा जो कि चारों तरफ से कॉर्नर से कट होगा। तो एक स्क्वायर आएगा जो कि चारों कॉर्नर से क्या होगा? कट होगा। तो इस तरह का याद रखेंगे।
तो अब देखो इस प्रश्न में आपको क्या करना है, इस प्रश्न में प्यारे दोस्तों एक बात याद रखनी है, इसमें एक बात याद रखनी है, जब भी आपको घन बनाने को बोले तो एक बात याद रखना है, ना तो कभी भी दो सतह एक साथ छिप सकती हैं, मतलब ये दोनों एक साथ नहीं छिपनी चाहिए, और ना ही दो सतह एक साथ कभी दिख सकती हैं। एक बात याद रखेंगे तो आपका सही उत्तर आ जाएगा। देखो इसमें कहा है कि ना तो एक साथ दो सतह छिपनी चाहिए और ना ही एक साथ दिखनी चाहिए। तो अगर ऑप्शन नंबर 1 को देखेंगे, यहाँ पर प्लस है, देखो ये प्लस दे रखा है, उसके बाद यहाँ पर सर्कल है, ये सर्कल दे रखा है, यहाँ पर क्रॉस है तो ये क्रॉस दे रखा है, मतलब तीनों का एक एक पॉइंट उठाकर लिया है, तो ये वाला घन जो है वो हमारा बनाया जा सकता है। ठीक है, ये वाला घन बनाया जा सकता है, यही तो पूछा है हमसे। इसके बाद आगे चेक करेंगे, आगे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, आगे चेक करेंगे तो देखो ये आपका क्रॉस और ये डॉट मतलब ब्लैक डार्क सर्कल अपोजिट आ गए, गलत हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर प्लस है, गौर से समझो, ऑप्शन नंबर सी में ऊपर प्लस है तो प्लस है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये डॉट दे रखा है, ये डार्क सर्कल यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर नीचे क्या आ गया, आप कहेंगे सर नीचे हमारा क्रॉस वाला जो स्क्वायर था क्रॉस कट में आपका आ गया, मतलब तीनों से एक एक आ रहे हैं, तीनों से प्यारे दोस्तों एक एक आ रहे हैं, तो ये वाला भी स्क्वायर बनाया जा सकता है। ठीक है, ये भी घन बनाया जा सकता है, तो ये भी इसका सही उत्तर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आगे चेक करेंगे, आगे चेक करेंगे तो देखो ये सर्कल है और ये आपकी स्क्वायर आपका कटा हुआ दे रखा है, तो ये दोनों तो यहाँ पर अपोजिट हैं, तो ये एक साथ कैसे दिख सकते हैं, ये दिख गए तो मतलब ये गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों के दोनों विकल्प बनाए जा सकते हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में प्यारे दोस्तों कहा है निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे अलग विकल्प यानी चित्र को पहचानिए। तो यहाँ पर हमें असंगत की पहचान करनी है, एक बार फिर से विषम उत्तर की पहचान करनी है, अच्छे से याद रखेंगे। देखो इसमें पहचान कैसे करेंगे, आप लोग एक बात समझना है, आप लोग इस सर्कल को पकड़ेंगे, ये जो सर्कल दे रखा है यहाँ पर गौर से समझो, कहाँ पर ये जो सर्कल दे रखा है इससे आप लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये देखो एक अच्छा सा एरो आएगा आपका, क्लॉकवाइज घुमाएंगे प्यारे दोस्तों यहाँ से, तो ये एक एरो आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये एक हल्का एरो, मतलब ये एरो एक जैसे दिख रहे हैं। उसके बाद फिर इस सर्कल से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज कहाँ पर जाएगा, आप कहेंगे सर एक मिनट, यहाँ पर अगर हम इस सर्कल से फिर से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो देखो ये क्लॉकवाइज आ रहा है। अब इस सर्कल से ऑप्शन नंबर डी के सर्कल से जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो देखो ये आपके बड़े वाले एरो की तरफ ले जा रहा है, यहाँ से क्लॉकवाइज बड़े वाले एरो की तरफ ले जा रहा है, जबकि अन्य जो विकल्प थे उनमें छोटे वाले, ये सर्कल आपका छोटे एरो की तरफ गया था, ये फिर से सर्कल छोटे एरो की तरफ गया था, यहाँ से सर्कल फिर से छोटे एरो की तरफ गया था, लेकिन जब इस सर्कल को देखेंगे तो क्लॉकवाइज जाने पर बड़ा एरो आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से जो विषम उत्तर बनेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा है निम्नलिखित प्रश्न में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यहां पर बताइए दोस्तों, क्वेश्चन मार्क जो दे रखा है इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, हमें यह बताना है। देखो अगर इस प्रश्न की बात करें तो यहां पर आपको एक अनुपात के रूप में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, रेशियो मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो ये एक क्या है, आप कहेंगे सर यहाँ पर एक हमें वृत्त दिखाई दे रहा है जो कि 4 बराबर भागों में बटा हुआ है, 4 बराबर भागों में बटा हुआ है, उसका एक भाग जो है वो डार्क है और 3 भाग खुले हुए हैं, मतलब 4 भागों में से एक भाग क्या है, डार्क है। ठीक है, अच्छे से समझना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो 4 भाग हैं उनमें से एक भाग क्या है, आपका डार्क है। उसी प्रकार ये देखो ये आपका एक स्क्वायर है लेकिन अंदर से 8 कट लगे हुए हैं, इसमें कितने कट हैं, आप कहेंगे सर 8 कट लगे हुए हैं बराबर बराबर, और 8 कटों में जब आप गौर से देखेंगे प्यारे दोस्तों तो इसके 2 सर्कल डार्क हैं, तो 2 डार्क हैं कितने में से, 8 में से। ठीक है, इसको काट लेंगे, छोटा बना लेंगे 1/4, कहने का मतलब है 1/4 का संबंध किससे है, 1/4 से है। तो ऐसा ही कोई संबंध मिल जाए, देखो ऐसा ही एज इट इज समांतर संबंध मिल जाए, तो देखो यहाँ पर क्या है, 3 भागों में से एक भाग नहीं, 2 भाग यहाँ पर डार्क हैं, ये जो 3 भाग दे रखे हैं इस सर्कल के, इसके 2 भाग डार्क हैं, तो आप इसको यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 2 भाग डार्क हैं कितने में से, 3 में से। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 को देखेंगे, तो देखो यहाँ पर 3 जो 6 आपके टोटल कट हैं, यहाँ पर षटभुज बना हुआ है, उसके 3 भाग डार्क हैं कितने में से, 6 में से। तो ये क्या बन रहा है, ये आप काटेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1/2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 2/3 आना चाहिए, समान संबंध आना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये वाला गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, आपके 4 भाग डार्क हैं, 4 भाग डार्क हैं कितने में से, 6 में से, तो काट दीजिए, 2 दूनी के
4 2 का 6 मतलब 2/3। देखो ये एज इट इज संबंध आ गया, एज इट इज संबंध प्यारे दोस्तों आ गया। आप अच्छे से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। कैसे? पहले दो का जो संबंध बन रहा था वो 1/4 1/4 का बन रहा था, और इन दो का जो संबंध बनाएंगे, इन दो का संबंध देखो, दो डार्क थे कितने में से? 3 में से, तो दो डार्क थे 3 में से। उसी प्रकार यहां पर 6 आकृतियां मतलब षटभुज था, षटभुज में से 4 डार्क थे, कितने? 4 4 डार्क थे 6 में से, तो काट दिया 2/3। देखो 2/3 ये भी आ गया, मतलब एज इट इज दोनों के दोनों संबंध कैसे बन गए? समान बन गए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कथन निष्कर्ष से संबंधित अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो दोस्तों, कथन निष्कर्ष में हमें क्वेश्चन दे रखा है। कथन में कहा है कोई भी खिड़की मछली नहीं है। कोई भी खिड़की, यहां पर जो हम खिड़की बनाएंगे, यहां पर बना देंगे इस तरह से, एक खिड़की के लिए डिनोट करेंगे K4 खिड़की। ठीक है दोस्तों, क्या बनाएंगे? यहां पर K4 खिड़की बनाएंगे, और कोई भी खिड़की हमारी क्या नहीं है? मछली नहीं है। तो यहां पर क्या बना देंगे? मछली बना देंगे M4। यहां पर M4 मछली बना देंगे, और इन दोनों की क्या करवा देंगे? लड़ाई करवा देंगे। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद कहा है सभी मछली इंसान है। तो दोस्तों जितना भी मछली का एरिया आ रहा है, जितना भी मछली का एरिया है, वो सारा का सारा क्या है? आप कहेंगे सर इंसान है। ठीक है, सभी मछली क्या है प्यारे दोस्तों? सभी मछली हमारी क्या हो जाएंगी? इंसान हो जाएंगी। मतलब यहां पर हम लिख देंगे इंसान। ठीक है, इस तरह से हिंदी में इंसान लिख देंगे। तो अब निष्कर्ष पढ़िए, आप लोग निष्कर्ष पढ़ेंगे। कहा है कोई भी खिड़की इंसान नहीं है। कोई भी खिड़की, देखो हमें खिड़की की लड़ाई करवाई थी किससे? मछली से। लेकिन ऐसा तो कहीं कथन में कहा नहीं है कि कोई भी इंसान खिड़की नहीं है, तो ऐसा नहीं कहा है। तो ये पॉजिटिव कथन में नेगेटिव निष्कर्ष आ गया, तो ये गलत हो गया। ठीक है, कोई भी खिड़की इंसान नहीं है ये कहा है, और निष्कर्ष कैसे बता सकते हैं? हो सकता है कुछ खिड़की क्या बन जाए? आपकी इंसान बन जाए, हो सकता है ना बने। तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है, और एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है तो ये वाला गलत हो गया। इसके बाद कहा है कोई भी इंसान खिड़की नहीं है। कोई भी इंसान खिड़की नहीं है। कोई भी इंसान खिड़की नहीं है, फिर से वही बात बोल दी। अभी हमने कहा था हमें पता नहीं चल रहा है, तो नहीं चल रहा है पता, तो नहीं चल रहा है। मतलब पहले खिड़की इंसान पूछा था, अब की बार इंसान खिड़की पूछ लिया। दोनों स्थिति में हमें एग्जैक्टली पता नहीं चला है। उसके बाद देखो कहा है कुछ इंसान मछली हैं। कुछ इंसान, तो इंसान का बड़ा वाला पार्ट, उसके अंदर कौन आ रहा है? मछली आ रहा है। तो आप कहेंगे इंसान के अंदर इतना इतना सा पार्ट क्या हो जाएगा? मछली हो जाएगा। मतलब पूरे इंसान में से कुछ इंसान, इतने इतने से जो कुछ इंसान हैं, ये क्या बन जाएंगे? मछली बन जाएंगे। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? निष्कर्ष सत्य हो जाएगा। अब दोस्तों कहा है सभी इंसान मछली हैं। सभी इंसान मछली हैं। तो गौर से एक बात फिर से समझो, एक बात आप लोग फिर से समझो। तो जो इंसान का ये बड़ा वाला सर्कल हमने बनाया था, ये क्या ये बड़ा वाला सर्कल इतने छोटे वाले मछली के सर्कल में आ सकता है? जल्दी से बताओ, क्या ये आ सकता है छोटे वाले मछली के सर्कल में? क्या छोटे वाले मछली के सर्कल में आ जाएगा बड़ा वाला सर्कल? आप कहेंगे हमें तो नहीं पता है, कैसे आ जाएगा? साफ साफ दिखाई दे रहा नहीं आएगा। तो ये वाला भी गलत हो गया। अब दोस्तों हमें क्या पता चला है निष्कर्ष में? केवल निष्कर्ष नंबर 3 अनुसरण खाता है। मतलब केवल निष्कर्ष नंबर 3 अनुसरण करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी कथन निष्कर्ष से संबंधित एक अच्छा क्वेश्चन है। कहा है दोस्तों यहां पर हमसे, कथन में कुछ खड़िया डस्टर हैं। कुछ जो चौक या फिर कह सकते हैं खड़िया, ये क्या है? डस्टर हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बनाएंगे कुछ खड़िया क्या है? डस्टर हैं। तो यहां पर कुछ खड़िया लिख देंगे हम। यहां पर क्या लिख देंगे? कुछ खड़िया का पार्ट क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? वो D4 डस्टर हो जाएगा। ठीक है, D4 डस्टर या फिर डा4 डस्टर लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये डस्टर हो जाएगा। कहा है सभी डस्टर बोर्ड हैं। जितने भी प्यारे दोस्तों डस्टर दे रखे हैं, जितने भी हमारे डस्टर हैं, वो सारे के सारे डस्टर क्या हैं? बोर्ड हैं। क्या है दोस्तों? बोर्ड हैं। तो इस तरह से हम इनको क्या बना देंगे? सभी डस्टर को बोर्ड बना देंगे। देखो कहा है कुछ चौक बोर्ड हैं। कुछ चौक या खड़िया बोर्ड हैं। तो देखो ये खड़िया थी और ये बोर्ड था, तो इनका संबंध बन तो रहा है। कौन वाला? ये वाला संबंध। ये खड़िया डस्ट और बोर्ड का संबंध बन रहा है, क्योंकि खड़िया डस्टर का संबंध था, और हमसे कथन में कहा गया है कि सभी डस्टर बोर्ड हैं। तो इस तरह से ये वाला संबंध हमारा खड़िया का डस्टर से भी बन जाएगा और खड़िया का बोर्ड से भी बन जाएगा। तो वही तो पूछा है, कुछ चौक खड़िया बोर्ड हैं, मतलब क्या हो जाएगा? हमारा पहला वाला निष्कर्ष सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? पहला वाला निष्कर्ष हमारा सत्य हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। आगे कहा है कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं है। कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं है। पॉजिटिव कथन नेगेटिव निष्कर्ष, गौर से समझो। पॉजिटिव कथन में नेगेटिव निष्कर्ष कहा है। कोई भी डस्टर, ये डस्टर बोर्ड नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं? देखो बोर्ड के अंतर्गत ही तो सारे के सारे डस्टर आ रहे हैं, तो आप ये कैसे कहेंगे कि कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं है? तो देखो पॉजिटिव कथन में नेगेटिव निष्कर्ष आया है, तो ये गलत हो गया। मतलब निष्कर्ष नंबर 2,
गलत है। आप कहेंगे केवल एक मेल खाता है, सिर्फ निष्कर्ष एक मेल खाता है। एक बार फिर से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न फिर कथन निष्कर्ष से संबंधित है। दोस्तों ऐसे प्रश्न आपसे बहुत ज्यादा यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको 3 से 4 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। दोस्तों कहा है कुछ डेस्क टोपियां हैं। क्या कहा है? कुछ डेस्क टोपियां हैं। तो कुछ डेस्क यहाँ पर इधर से लिखेंगे हम D4 डेस्क, और कुछ डेस्क क्या बना देंगे? T4 टोपियां बना देंगे। तो इतना इतना सा जो पार्ट होगा डेस्क का वो T4 टोपियां बन जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला डेस्क और टोपियां आपस में कुछ पार्ट संबंध बना लेंगी। आगे कहा है कोई भी टोपी काली नहीं है। कोई भी टोपी क्या नहीं है? आप कहेंगे सर काली नहीं है। देखो यहाँ पर समझो एक बार फिर से, जो कोई भी टोपी है वो काली नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे K4 काली, और इसकी आपस में क्या करवा देंगे? लड़ाई करवा देंगे। वही तो करना है हमें, इसकी हम आपस में लड़ाई करवा देंगे। तो कोई भी आपकी काली टोपी नहीं होगी, या फिर कोई भी टोपी काली नहीं होगी। ठीक है, अब दोस्तों हमसे कहा है, अब यहाँ पर हमसे कहा गया है प्यारे दोस्तों कि कुछ टोपियां डेस्क हैं। क्या कुछ टोपियां प्यारे दोस्तों डेस्क दिखाई दे रही हैं? आप कहेंगे देखो ये टोपियां और ये डेस्क आपस में संबंध बना तो रही हैं, ये इतना इतना सा। तो कुछ टोपियां क्या हो जाएंगी? डेस्क हो जाएंगी। मतलब निष्कर्ष नंबर 1 जो होगा वो हमारा प्यारे दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। आगे कहा है कोई भी डेस्क काली नहीं है। कोई भी डेस्क, देखो डेस्क यहाँ पर है प्यारे दोस्तों, काली यहाँ पर है। तो क्या आपको ऐसा संबंध पता चल रहा है? हो सकता है काली उठ के इस साइड आ जाए, तब भी तो कोई भी टोपी आपकी काली नहीं बन पाएगी। तो आप कहेंगे देखो पहले कहा है कोई भी डेस्क काली नहीं है, तो कोई भी डेस्क काली हमें पता नहीं चल रहा है एग्जैक्टली। हो सकता है काली हो सकता है काली ना हो। तो इस तरह से ये हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा। तो फिर से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 आएगा, केवल निष्कर्ष एक मेल खाता है। केवल निष्कर्ष एक मेल खाता है, इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा है दोस्तों अनुपस्थित संख्या ज्ञात करो। यहां पर हमें मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। जल्दी से बताइए इस सीरीज का प्यारे दोस्तों मिसिंग नंबर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। मिसिंग नंबर का पूछा गया है। तो इसमें क्या करेंगे हम प्यारे दोस्तों? अंतर देख लेंगे। क्या कर लेंगे? इसमें हम प्यारे दोस्तों डिफरेंस देख लेंगे। 2 और 10 के बीच में देखेंगे तो कितने का डिफरेंस? दोस्तों 10 का। आगे देखेंगे तो कितने का? माफी चाहेंगे, 2 और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस आया था सर? 8 का डिफरेंस है। कितने का? 8 का। और 10 और 30 के बीच में कितने का है सर? 20 का है। आगे देखेंगे तो कितने का है? आप कहेंगे सर 38 का है। ठीक है, 38 का है। और अब अगर आगे डिफरेंस देखने जाएंगे, आगे डिफरेंस देखने जाएंगे, क्या बता सकते हैं आप? देखो यहां पर देखेंगे तो पहले 12 का अंतर है। आगे देखेंगे प्यारे दोस्तों कितने का है? 18 का अंतर है। ठीक है, इसके बाद अब क्या करें? अब क्या करें? तो गौर से समझना है आपको। अब हमें गौर से फिर से समझना है। 12 में +6 कर देंगे 18 हो जाएगा। 18 में यहां पर +6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा सर? यहां पर 24 आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, यहां पर जो अंतर आएगा अगला 24 का आएगा। ठीक है, जब 24 का अंतर आ जाएगा तो इस 38 में प्यारे दोस्तों क्या जुड़ जाएगा? ये 24 जुड़ जाएगा। तो यहां पर जल्दी से कर लेते हैं 38 और 24। क्या कर लेते हैं? 38 और 24 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 8 4 12, 3 2 5 1 6, मतलब 62। तो अगला यहां पर डिफरेंस क्या बनेगा आपका? यहां पर प्यारे दोस्तों 62 का बन जाएगा। और 68 में अगर हम 62 जोड़ देंगे, 68 में 62 जोड़ देंगे तो 6 दूनी 12 1 13, मतलब 130। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो नंबर आएगा वो आपका 130 आएगा प्यारे दोस्तों, 130 आएगा। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो देखो फिर से समझो, यहां पर पहले 8 का अंतर, 20 का, 38 का, फिर 62 का। नीचे देखेंगे तो 12 का, 12 6 18, 18 6 24, तो 6 और 6। इस तरह से हमारा लॉजिक चल रहा है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 130 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा प्यारे दोस्तों 130 सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अनुपस्थित संख्या ज्ञात करें। एक बार फिर से मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों हमें बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। देखो दोस्तों अगर इस प्रश्न की बात करें तो इसमें एक बार फिर से अंतर देख लेते हैं। सबसे पहले इसको अलग से लिख लेते हैं। 4 के बाद 17, 17 के बाद 34, 34 के बाद 53, 53 के बाद 76, 76 के बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरह से बताना है। चलिए जल्दी जल्दी इसका अंतर देखते हैं। तो अंतर आप देखेंगे कितने का है सर? +13 का हुआ है। आगे देखेंगे सर कितने का है? आप कहेंगे सर +17 का हुआ है। आगे देखेंगे कितने का है सर? +19 का हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे कितने का है? तो आप कहेंगे सर प्लस कितने का हुआ है? कितने का हुआ है? 53 20, 53 20 73, 73 3 76, मतलब 23 का अंतर हुआ है। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह का लॉजिक चल रहा है प्यारे दोस्तों, इस तरह का लॉजिक चल रहा है। तो अगला अंतर क्या होना चाहिए? तो दोस्तों अगर आप इसको गौर से समझेंगे इन सभी संख्याओं के बारे में, तो ये क्या है? ये आपकी अभाज्य संख्या है।
हर एक अगले नंबर को प्राप्त करने के लिए नीचे एक अभाज्य संख्या क्रम के रूप में जुड़ रही है। देखो 13 अभाज्य, 17 अभाज्य, 19 अभाज्य, 23 अभाज्य, तो अगली अभाज्य क्या होगी 23 के बाद? आप कहेंगे सर 29 होगी, क्योंकि 25 अभाज्य नहीं होती है, 27 अभाज्य नहीं होती है, तो ये दोनों तो आएंगी ही नहीं। तो क्या आएगी अगली अभाज्य? 29 आएगी। तो इस प्रकार अब हम क्या करेंगे, 76 में हम जोड़ देंगे 29 को। 76 में 29 को जोड़ेंगे तो 9 6 15, 7 2 9 1 10, मतलब 105। प्यारे दोस्तों 105 आना चाहिए। देखो ऑप्शन नंबर 1 में 105 दे रखा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब खत्म हो चुके हैं प्रश्न दोस्तों। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई है, अगर पसंद आई है क्लास, तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने सेशन को एक बार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं आप एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।